नमस्कार। आप सुन रहे हैं अतुल प्रभा द्वारा लिखित रुक जाना नहीं, सिर्फ बुक ऑडियो पर मृद्विका की आवाज में। चैप्टर 3। 31 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसके बाद भारत में दंगे हुए और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई। सिखों के खिलाफ हुए दंगों में करीब 5000 से अधिक लोग मारे गए। दिल्ली दंगों का केंद्र बनी। उसी दिन शाम को राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री बन गए, या फिर ये कहिए कि बना दिए गए। दिल्ली दंगों से सुलग रही थी। बेकसूर लोगों को बिना वजह मारा जा रहा था। जलते टायर उनके गले में डालकर उन्हें मौत के हाथों में छोड़ा जा रहा था। अनुज देख रहा था कि उसके घर की छत से जहां तक नजर जा रही थी, वहां तक कई घरों से धुआं निकल रहा था। उसके अपने घर के अंदर एक सिख महिला थी जो गर्भ से थी। वो सामने वाले घर की बहू थी, पर दंगों के डर से अनुज के घर आकर छुप गई थी। इस बात का बाहर किसी को पता नहीं था। ये एक राज था। अनुज के घर के बिल्कुल कोने में एक छोटा सा स्टोर था। वहां उनकी चारपाई और पीने के पानी की सुराही रखी गई थी। अनुज के परिवार द्वारा उनके खाने पीने का और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? गर्म पानी, दूध या कुछ और चीज? अनुज आते जाते उन सिख महिला से पूछ लेता था। वो सिर्फ मुस्कुराती और ना में गर्दन हिला देती। रात को गली के लोग बारी बारी से समूह बनाकर गली में पहरा देते थे। नवंबर में इस साल जल्दी ठंड आ गई थी। रात को पारा नीचे चला जाता। बिजली वैसे भी पहले से कुछ ज्यादा ही गुल रहने लगी थी। लगभग अंधेरे में ही अनुज भी लाठी लेकर और कंबल ओढ़कर गली में लोगों के साथ बैठता। किसी तरह बातों बातों में रात काटी जाती। सुबह का उजाला होते ही सब घर जाकर सोने की तैयारी करते। भारत एक विकासशील देश नहीं था। भारत एक गरीब देश था। पूरे मोहल्ले के किसी भी घर में एयर कंडीशनर नहीं था। कूलर भी एक आध घर में ही था। अनुज के घर में गर्मी से निजात पाने के लिए सिर्फ पंखे थे। अंकल, वो कौन लोग हैं? कहाँ से आएंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? रात के पहरे के दौरान अनुज ये बात अपने से 3 बड़े लोगों से पूछ चुका था। सब अनसुनी करके कुछ और बात करने लग जाते थे, पर अनुज को कोई इसका उत्तर बता नहीं पा रहा था। अनुज सिर्फ 14 साल का था। उसे कुछ पता नहीं था कि दंगों में रात को कौन आएगा, कहां से आएगा, क्या करेगा, और सबसे बड़ी बात कि आखिर कब तक ये पहरा चालू रहेगा। पर फिर भी वो पहरा देने में जी जान से लगा हुआ था। दंगाई आ रहे हैं। जैसे ही कहीं से यह आवाज गूंजती, अनुज भी बाकी पहरेदारों के साथ गली के अंतिम छोर तक भाग कर जाता। परंतु अफवाहें ज्यादा मिलती थीं और सच्चाई कम। उधर समर के मोहल्ले में भी काफी पंजाबी थे। असल में उसके मोहल्ले का नाम ही पंजाबी बाग था। सबसे विकट समस्या थी कि उस समृद्ध मोहल्ले के साथ लगता ही एक कच्चा इलाका था जिसका नाम था मादीपुर। मादीपुर दिल्ली में 84 के दंगों का गढ़ था। उसके राजनीतिक रूप से चुने गए प्रतिनिधि दंगों के संदिग्ध माने जा रहे थे। समर भी अपनी गली में रात को अनुज की तरह ही पहरे पर बैठता था। समय बीतता जा रहा था, इस उम्मीद पर कि आने वाला समय बेहतर होगा। 84 के दंगों का ये मुश्किल दौर आखिर कुछ हफ्तों में खत्म हो गया। आखिरकार जैसा हमेशा ही होता है, दिल्ली और दिल्ली देहात के इलाकों में भी अमन और शांति बहाल हो गई। किसे पता था कि बाद में 84 के दंगों पर अनेकों पुस्तकें लिखी जाएंगी, टीवी धारावाहिक बनेंगे, OTT कंटेंट बनेंगे और दंगे के अभियुक्तों पर किए गए केस 4 दशकों तक चलते रहेंगे। उन सिख महिला ने जनवरी 1985 की एक खुशनुमा सुबह को एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे का नाम रखा गया अमन। अनुज भी उस दिन बहुत खुश था, परंतु भारत की किस्मत में अमन नहीं था। उसी साल वो सिख परिवार दिल्ली छोड़कर कनाडा चला गया और फिर कभी भारत लौटकर नहीं आया। अमन भी कनाडा चला गया, हमेशा के लिए। जाते हुए उसके माता पिता अनुज के घर आए। उनकी आंखें भावावेश में छलक रही थी।
अमन की माँ ने अनुज के सर पर हाथ रखा और बोली, पता नहीं अब कभी यहाँ आना होगा भी कि नहीं। जिंदा रह पुत्र, तेनो मेरी उम्र लगे। वो फिर कभी लौटकर हिंदुस्तान नहीं आए। 1985 की जनवरी का महीना शुरू हो गया था और दोपहर के समय भी काफी ठंड थी, परंतु आज धूप निकली हुई थी और बच्चे स्वेटर और जैकेट से लदे हुए थे। आज लंच टाइम में पूरा स्कूल एक फुटबॉल के पीछे पड़ा हुआ था। लड़कियां घास में बैठकर गप मार रही थी, परंतु करीब 150 लड़के स्कूल की एकमात्र फुटबॉल को स्कूल के मैदान के एक कोने से दूसरे कोने तक किक मारते हुए खेल रहे थे। 30 मिनट के उस छोटे से लंच टाइम में पूरा स्कूल खुले में देखा जा सकता था। सबकी हल्के आसमानी रंग की पैंट या स्कर्ट और सफेद कमीज थी। स्कूल की बिल्डिंग और पिछली 4 दीवारी के बीच की गली में कोई नहीं जाता था। वहां जितेंद्र और संजीव सिगरेट के कश लगा रहे थे। गोल्ड फ्लेक नहीं मिली क्या तुझे? विल्स नेवी कट में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। जितेंद्र एक एक्सपर्ट की तरह संजीव को डांट रहा था। वो दोनों 8वीं क्लास के बच्चे थे। पकड़े जाने के डर से उनका एक साथी गली के सिरे पर खड़ा होकर पहरा दे रहा था। कोई छोटी क्लास का बच्चा भूले भटके आसपास नजर आ जाता तो उसे दूर से ही भगा दिया जाता। सिनेमा और थोड़ा सा टीवी जो उन दिनों उपलब्ध था, उसमें लगभग सभी नायक दनादन सिगरेट पी रहे थे। उनको फॉलो तो करना ही था। ई सिगरेट का आविष्कार होने में अभी कई दशक बाकी थे। थोड़ी ही दूर पर मैदान के बीचों बीच गगन और मनीष रंग चिट खेल रहे थे। बोल बे, जल्दी बोला कर। मनीष एक छोटा सा स्टिकर हवा में उछालते हुए बोला। वो बारी बारी से हिंदी फिल्मों के 1 इंच के आयताकार स्टिकर हवा में उछालते और दूसरे को रंग या चिट बोलना होता था। अगर जमीन पर गिरने के बाद स्टिकर की छपी हुई सतह ऊपर होती तो रंग माना जाता और सफेद स्टिकर वाली पिछली सतह ऊपर होती तो चिट माना जाता। जो सही होता उसको वो स्टिकर दे दिया जाता। फिल्मों के इन स्टिकर पर फिल्में होती थीं क्रांति, बेमिसाल, जाने भी दो यारों, अगर तुम न होते, आशा इत्यादि। तकनीकी तौर पर ये जुए की श्रेणी में आता था, इसलिए इसमें भी टीचर के पकड़ लिए जाने का पूरा खतरा बना रहता था। टीचर कभी कभी पकड़ कर सजा भी दे देते थे। ध्यान से और बचकर ये खेल खेलना पड़ता था। बहुत जोखिम का काम था ये। वैसे ये स्टिकर एल्यूमिनियम या स्टील के बने स्कूल बैग्स के अंदर वाले हिस्से में लगाने के काम भी आते थे। वीना और अनुज दिल्ली के एक ही मोहल्ले में रहते थे। ये साधारण सी कॉलोनी थी। नाम था रानी बाग। रानियां तो बीते जमाने की बात हो ही गई थी और बाग के नाम पर छोटे से 1-2 पार्क ही थे जिनमें हमेशा गायें बैठी चरती रहती थी। अनुज और वीना एक ही क्लास में होने के बावजूद एक दूसरे से कभी स्कूल आते जाते भी नहीं मिलते थे। कारण ये था कि वीना स्कूल की बस से स्कूल जाती थी। अनुज ने स्कूल बस के महंगे होने का कारण डीटीसी का बस पास बनवा लिया था, जो सिर्फ 12 रुपए महीने में बनता था। वो सरकारी बस में, जिसे डीटीसी की बस कहा जाता था, स्कूल जाता था, वो भी 2 बस बदलकर। बहुत पहले कुछ दिन के लिए अनुज स्कूल बस में भी गया था। तभी की बात है। अनुज की स्कूल की छुट्टी के बाद क्रिकेट प्रैक्टिस थी और वो बस की इंचार्ज को ये बात बताना भूल गया। दोपहर की छुट्टी के बाद स्कूल से बस चलने लगी तो इंचार्ज ने वीना को बस से वापस स्कूल के अंदर भेजा अनुज को ढूंढ कर लाने के लिए। वीना ने थोड़ी सी मेहनत करके अनुज को स्कूल ग्राउंड में ढूंढ ही लिया। वीना का वही भाव विहीन चेहरा। उसने आवाज दी, अनुज, तुम्हें बस इंचार्ज बुला रही हैं। अनुज को अचानक ध्यान आया कि वो सुबह ये बात बताना भूल गया था। वो प्रैक्टिस छोड़कर बस की तरफ भागा और बस में बैठ गया। इंचार्ज ने उसे जबरदस्त डांट लगाई। फिर बस चल दी। थोड़ी देर के बाद इंचार्ज को वीना का ध्यान आया। वीना कहाँ है? अनुज ने पिछले बड़े शीशे से देखा। वीना बस के पीछे भागती आ रही थी। वो शरीर से कुछ तंदुरुस्त थी और उससे बिल्कुल भागा नहीं जा रहा था। अनुज बस की पिछली सीट से भागकर आगे ड्राइवर के पास गया और बस रुकवाई। बस इंचार्ज टीचर ने अनुज को एक बार फिर तबीयत से डांटा। आज अनुज का दिन ही खराब था।
अनुज ने देखा वीना बस के अगले दरवाजे से उसे गुस्से से घूरती हुई चढ़ रही थी। अनुज सबसे पिछली सीट पर थोड़ा नीचे सरक गया और वीना से छुपने की कोशिश करने लगा। 1984 का वो साल था जब लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेल संपन्न हुए थे। इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम भारत में भी धूम मचा रही थी। जीन्स की जैकेट और बलून पैंट्स फैशन में थी। सिंगर टीना टर्नर और स्टीवी वंडर अनुज के स्कूल में भी पॉपुलर हो रहे थे। हिंदी फिल्म सोहनी महिवाल से अनु मलिक अपना संगीतकार के रूप में सबसे पहला संगीत दे रहे थे। सारांश से अनुपम खेर जवानी में ही बूढ़े के रूप में अपनी अदाकारी की शुरुआत करने वाले थे। अबोध से एक नई नायिका फिल्मों में शुरुआत कर रही थी, जो आगे चलकर भारत की सबसे प्रतिभाशाली और कामयाब नायिका बनने वाली थी।